नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की बड़ी राजनीतिक चर्चाएं आपको बताते हैं। आज बात करेंगे सबसे पहले जगतानंद सिंह के बारे में, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी नाराजगी की खबर चल रही थी, पर वो काम पर लौट आए हैं। तो क्या नाराजगी खत्म हो गई है? क्या अब नया अध्यक्ष की तलाश नहीं हो रही है? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आरजेडी ने तेजस्वी यादव ने 2,500 रुपये महिलाओं के लिए घोषणा की है। तो क्या इस घोषणा से आरजेडी तेजस्वी यादव चुनाव के पहले आगे निकल गए हैं? नीतीश कुमार के पास क्या कोई अस्त्र बाकी है या नहीं बाकी है? इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही नीतीश सरकार में गृह सचिव एक पत्रकार के सवाल पर कैसे फंस गए, कैसे जवाब देते नहीं बना, इस पर बात करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तुमने आरजेडी का जिक्र कर दिया है, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज थे, पर नाराजगी शायद अब खत्म हुई है क्योंकि वो काम पर लौट आए, अध्यक्षी चला रहे हैं अपनी। क्या माना जाए, नाराजगी खत्म हो गई है, अब नए अध्यक्ष की तलाश नहीं होगी? देखिए, आपको एक बात बताएं कि आरजेडी में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पकड़ मजबूत हो रही है जी, पुराने नेता अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पा रहे हैं। ये जान लीजिए, उनके सामने कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव बैलेंस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ उनके कुनबे की मौजूदगी भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, कई सारे सीनियर नेता साइडलाइन महसूस करते हैं। अब देखिए, जगतानंद सिंह क्यों नाराज हुए? बहुत तरह की बातें कही जा रही है कि वो बीमार थे, उनको ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनके बेटे चुनाव हारे और रामगढ़ से जिस तरीके से उनके सुपुत्र चुनाव हारे हैं, वो जगतानंद सिंह को नागवार गुजरा। आपको बता दें कि जगतानंद सिंह के सुपुत्र छोटे बेटे चुनाव लड़ रहे थे, अजीत सिंह, उनको 37,000 वोट भी आए, लेकिन ये वोट तब आया जब मुसलमान और यादव का वोट नहीं मिला जी। आप इस बात को समझ लीजिए। और दरअसल पार्टी के भीतर दबी जुबान में इस बात की चर्चा है कि जगतानंद सिंह के सुपुत्र को हराने के लिए तेजस्वी यादव के कैंप के तरफ से ही काम किया गया। अच्छा, यादवों के बीच में इस तरह का मैसेज नहीं दिया गया कि भाई ये पार्टी के प्रेस्टीज का सवाल है, आप यहां पर हर हाल में अजीत सिंह को जिताइए। तो दरअसल कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कंफ्यूजन है कि किस तरह से तेजस्वी यादव का कुनबा ये नहीं चाहता था कि अजीत सिंह वहां से चुन करके आए, क्योंकि वहां से चुन करके आएंगे तो फिर 2025 में उनका क्लेम बढ़ेगा, उनका स्टेक बड़ा होगा, वो टिकट के दावेदार होंगे। और जगतानंद सिंह अध्यक्ष होंगे तो फिर जगतानंद सिंह को मना करना तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पिता लालू प्रसाद यादव अपने पुराने मित्र जगता बाबू के साथ खड़े दिखाई पड़े। इसलिए जो यहां पर अहम कड़ी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो जगतानंद सिंह की नाराजगी है वो इस बात की है कि तेजस्वी यादव और उनके कुनबे द्वारा एक तरीके से इस चुनाव को स्कटल करने की कोशिश की गई। खास तौर पर यादवों के बीच में बेहतर मैसेज नहीं दिया गया और उनके बेटे को हराने की कोशिश विरोधियों द्वारा नहीं की गई, बल्कि उनके पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा ही की गई। अब शीर्ष नेताओं में तो मैंने आपको कहा ना कि ओल्ड वर्सेस न्यू, न्यू में तेजस्वी यादव की चलती है। अब देखिए, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द नए लोग हैं, उसमें एक नाम संजय झा, माफ करिएगा, मनोज झा का आता है, एक नाम संजय यादव का आता है। ये दो ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के तमाम नेताओं में बड़ी नाराजगी कि आखिरकार तेजस्वी यादव ऐसे लोगों से कैसे गिर सकते हैं। मनोज झा जो बोलते हैं, मनोज झा का क्या मास सपोर्ट है, संजय यादव हरियाणा से आते हैं। तो आप जब भी आरजेडी के बीच में लोगों से बात करेंगे और खास तौर पर अगर वो अपनी जुबान खोलेंगे, दिल से बात करेंगे, सच्चाई बोलने लगेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि आरजेडी के पुराने नेता, आरजेडी में संघर्ष करने वाले नेता जिनकी आस्था लालू प्रसाद में बहुत है लेकिन तेजस्वी यादव में है नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी चाटुकारों से घिर गए। इस तरह की बात उठ रही है। और मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ पार्टी के विधायकों से भी बात हो रही थी, एमपी से भी बात हो रही थी, खास तौर पर जो अपने दम से जीतते हैं, जिनका अपना जनाधार भी है, लालू प्रसाद में उनका गहरा विश्वास है,
जबरदस्त लॉयलिटी है, लेकिन तेजस्वी यादव जिनके इर्द गिर्द घिर चुके हैं उसको लेकर के उनके बीच नाराजगी रहती है। और ये पार्टी फोरम में खुल करके भले ही कोई कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको मालूम है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने का मतलब क्या होगा, मतलब साफ है कि पार्टी से बाहर जाना पड़े, लेकिन नाराजगी है। और ये जो नाराजगी है इसलिए अब जगतानंद सिंह चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत मान सम्मान और इज्जत के साथ जीने वाले व्यक्ति हैं। उनको लालू प्रसाद यादव ने हमेशा सम्मान दिया। आपको याद होगा 2022 में वो हटना चाहते थे, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, वो आए नहीं थे, लेकिन फिर लालू प्रसाद जब सिंगापुर से इलाज करा करके लौटे तो उन्होंने उनको मनाया और वो अध्यक्ष पद पर बने रहे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मार्च में नया अध्यक्ष होगा आरजेडी का, और आरजेडी का नया अध्यक्ष होगा तो वो अध्यक्ष होगा जिससे तेजस्वी यादव का कम्युनिकेशन बेहतर होगा। मतलब तेजस्वी यादव अपने खेमे से ही किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ताकि पार्टी में जो तमाम संगठन स्तर पर काम होगा, तेजस्वी यादव अपने लोगों को, अपने सिपह सलारों को, विश्वासमंद को, लॉयल लोगों को हर जगह भरेंगे और पार्टी पर अपनी पकड़ पूरी तरीके से मजबूत करेंगे। तो यह बताया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि जगता बाबू आ तो गए हैं लेकिन मार्च के बाद वो नहीं आएंगे। इसलिए नाराजगी अपने छोटे बेटे की हार की वजह से है। माना यह जा रहा है यादवों ने वोट नहीं किया, मुसलमानों का भी वोट उस तरीके से नहीं मिला, और खास तौर पर यादवों का वोट उस तरीके से क्यों नहीं मिला, इसको लेकर के चिंता है, नाराजगी है। और जगतानंद सिंह के भीतर भी इस तरह की सोच है कि निश्चित तौर पर यह पार्टी के भीतर से ही ऐसा काम किया गया जिस वजह से उनके सुपुत्र की हार इस तरीके से हुई, जबकि यादव ने वोट नहीं दिया, आरजेडी का कोर वोट बैंक साथ नहीं आया, फिर भी उनके जो बेटे अजीत सिंह हैं वो 37,000 वोट लाए। तो आप समझ लीजिए कि नाराजगी की वजह क्या है। तो फिलहाल कुछ समय तक रहेंगे, लेकिन मार्च से कहा जा रहा है कि नया अध्यक्ष प्रदेश स्तर का आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा होगी इस बात को लेकर कि अगला अध्यक्ष कौन होगा और पार्टी पर कंट्रोल पूरी तरीके से तेजस्वी क्या स्थापित कर पाएंगे। इस तरह की चर्चा होती रहेगी। अब चलते हैं अगले कंट्रोल की ओर, जो चुनाव आना है उससे पहले जाहिर सी बात है कि जनता पर किसका कंट्रोल होगा इसका फैसला होना है। उसको लेकर खासतौर पर महिलाओं को केंद्रित एक योजना का ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है, जो कि विपक्ष में है। उनका कहना है कि वो सरकार में आते हैं तो हर गरीब महिला को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा। अभी तक जो सरकार में है नीतीश कुमार, उन्होंने कोई ऐलान किया नहीं है। तो क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है? जानकार कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी आगे निकल गए दौड़ में। देखिए, तेजस्वी प्रयास तो किए आगे निकलने का दौड़ में, लेकिन सवाल यह है कि ये दौड़ जिस तरह का है उसमें क्या वाकई आगे निकल गए? क्योंकि वो जीतेंगे तब ना देंगे, ये बात है ना। और अगर नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही देना शुरू कर देंगे तो फिर तेजस्वी के दौड़ का क्या होगा? यही अस्त्र तेजस्वी दौड़ते रहेंगे, हो सकता है 5 साल के बाद के लिए दौड़ते रहें। तो इसलिए तेजस्वी यादव फटाफट अनाउंसमेंट तो कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने कहा था खटाखट आपके अकाउंट में 1 लाख गिरेगा, पर वो गिर नहीं पाया ना। तो आप ये जान लीजिए कि ये कोशिश चल रही है, पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जो करेंगे वो कब करेंगे? चुनाव जीतने के बाद करेंगे। तेजस्वी यादव वो सोच रहे हैं कि हम भी हेमंत सोरेन की तरह विजयी हो जाएंगे, पर भाई हेमंत सोरेन विजयी इसलिए हुए क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। बीजेपी ने भी वादा किया था, लेकिन हेमंत सोरेन उससे ज्यादा बढ़ा करके बोल गए फिर, और 1,000 रुपया देते रहे। और बीजेपी ने 2,100 रुपए का वादा किया था और हेमंत सोरेन ने कहा 1,000 रुपए अभी लीजिए और बाद में जब हम जीत जाएंगे तो 2,500 देंगे। तो हेमंत सोरेन की बातों पर लोगों को ज्यादा भरोसा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश सरकार है, अभी एनडीए की सरकार है, नीतीश सरकार प्रगति यात्रा करने जा रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि महिला सम्मान यात्रा भी निकाला जाएगा और उसमें इस तरह की घोषणा हो सकती है। तो उसमें घोषणा किस तरह की होगी, फिर कैसे पैसा दिया जाने लगेगा, ये सब चुनाव से पहले ही होगा ना। और चुनाव से पहले होगा तो इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने पहले से ही इतना काम किया है कि नीतीश कुमार का एक साख बना हुआ महिलाओं के बीच में। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि लाख उनके घटक दल हो, उनके विरोधी हो, कहते रह गए कि अरे भाई ये जो लीकर बैन है वो गलत है,
वो धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है महिलाओं के वोट पर असर पड़ेगा। आप देख लीजिए किस तरीके से पंचायत से लेकर के हर जगह महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षण दिया। तो सवाल ये उठता है कि महिलाओं में जो जबरदस्त पकड़ है और उसके साथ ही मां बहन योजना या जो भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए जो राशि दी जाएगी, अगर नीतीश कुमार बोलेंगे तो मुझे लगता है उन पे ज्यादा भरोसा होगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ नेताओं से बात कर रहा था, जेडीयू के नेता थे, बीजेपी के नेता थे, मैंने उनसे पूछा कि अरे ये तो मां बहन योजना का अनाउंसमेंट कर दिए। तो एक बीजेपी के नेता ने कहा कि अरे भैया अपने परिवार में तो औरतों का सम्मान कर नहीं पाए। दरअसल उनका इशारा था कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अब उनकी पत्नी के साथ ये निजी अटैक है, लेकिन उनका कहना था कि वो अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और जो बाहर से उनकी पत्नी भी आई, दूसरे घर की बेटी, उसका सम्मान तो कर नहीं पाए, तो ये महिला और औरतों का सम्मान क्या करेंगे। इनका जंगल राज सब लोगों ने देखा है, क्या स्थिति थी, किस प्रकार की विभत्स घटनाएं अभी भी चलेंगी, सब पुरानी बातें अभी भी चलेंगी। बीजेपी नेता अभी वही बातें रिपीट कर रहे हैं। अरे देखिए सवाल ये उठता है कि जो उस जमाने की यादें, और एक दूसरी बड़ी बात ये होती है कि देखिए ये सच बात है कि मंडल पॉलिटिक्स के बाद ओबीसी पॉलिटिक्स चरम पर है, पर ओबीसी में भी एंटी यादव जो है वो जबरदस्त गोलबंदी होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर बिहार में यादव भी अब लालू प्रसाद के परिवार के साथ नहीं है, वो ये देखते हैं कि भाई मेरी जाति का कौन है। दूसरा, यादवों में भी दो वर्ग ऐसा है, कृष्णौठ और मजौठ बोलते हैं, मतलब भाई कौन किस तरह का यादव है, तो उसमें भी जबरदस्त क्या है कृष्णौठ तो बताया। अरे ये यादवों में आप समझ लीजिए उपजाति है, जैसे होता है ना एक कृष्ण के वंशज हैं, एक दूसरे जिनके भी वंशज हों, तो इस तरीके से बोला जाता है, और एक और तीसरा कैटेगरी होता है। तो सवाल यह है कि कृष्णौठ कौन है। कृष्णौठ का कहा जाता है कि उनकी आबादी ज्यादा है, मंजौठ की आबादी कम है। तो इस तरह की चर्चा जब आप यादवों में भी बात करेंगे तो यादव भाई आपको बताएंगे कि ये सारी वजहें हैं। सवाल यह है कि अभी तक लालू प्रसाद यादव का करिश्मा तो बरकरार रहा है। तेजस्वी यादव नो डाउट बड़े नेता हैं, एक लौते नेता के तौर पर देखें तो बड़े नेता हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो एडिशनल वोट जो चुनाव जीतने के लिए चाहिए वो एड ऑन कर नहीं पाते हैं। जब जब वो उस मुहाने तक पहुंच जाते हैं पर ऐड नहीं हो पाता है। क्या इस चुनाव में हो पाएगा, तमाम तरह की घोषणा कर रहे हैं, क्या उससे ऐड हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प। बिल्कुल दिलचस्प होगा। फिर नीतीश कुमार क्या करते हैं, तेजस्वी यादव का जो ऐलान है महिलाओं से जुड़ी योजना, उसको लेकर ये भी देखने वाला होगा, हमारी सबकी नज़र रहेगी इस पर। मगर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में बड़ी चर्चा में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अरविंद चौधरी जो कि गृह सचिव हैं नीतीश कुमार सरकार में, बिहार सरकार में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और इसी में सिपाही बहाली पेपर लीक जो हुआ था उसको लेकर सवाल एक पत्रकार ने पूछ लिया, तो थोड़ा सा अटक सा गए, फंस सा गए, ऐसी खबरें हैं। क्या हुआ क्या है आखिर? देखिए आपको बताएं कि गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, डीजीपी विनय कुमार और साथ ही साथ जो एडीजी कुंदन कृष्णन, इनके साथ मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार के अपराध के ग्राफ में गिरावट आई। डकैती में तकरीबन 15.36% 6% गिरावट आई है, चोरी में 5.93% गिरावट आई है, और दंगा में 15.8% की कमी आई है, और नक्सल गतिविधियों में भारी कमी आई। ये सारी बातें वो बता रहे थे, तो सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। इसी बीच एक पत्रकार ने पूछ लिया पटना में कि अरे भाई ये बताइए कि क्या बिहार में बड़े बड़े अधिकारियों को बचाया जाता है? पुलिस सिपाही बहाली के मसले में पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक हुआ था तो इस कांड में बिहार के तत्कालीन डीजीपी का नाम आया था। आर्थिक अपराध शाखा, जिसको हम ईओयू भी कहते हैं, वो मामले की जांच कर रही थी। पूर्व डीजीपी सह केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालीन अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध थी।
तो उस मामले में क्या हुआ, क्या बचा लिया गया जी। आप समझिए कि अगर इस तरह का सवाल आप गृह विभाग के किसी अधिकारी से पूछेंगे जो कि अपने सरकार के काम काज का लेखा जोखा पेश कर रहा हो और कह रहा हो कि पुलिसिंग शानदार रही है, ये व्यवस्था रही है, और उससे साफ पूछ लिया जाए कि इस पर क्या हुआ, जरा बता दीजिए, क्या अदालत के फैसले से इससे पहले ही आप जो है आप लोग क्लीन चिट दे देते हैं? कैसे क्लीन चिट दे देते हैं, जरा इस बारे में बात करें। बाहर का प्रश्न आ जी गया। हाँ, तो हुआ क्या कि गृह सचिव अवाक रह गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का जवाब हम किस तरीके से दें, और इसलिए पूरा मतलब हक्के बक्के रह गए। आप समझिए वहां डीजीपी बैठे थे, एडीजी हेडक्वार्टर बैठे थे, गृह विभाग के कई बड़े पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे, और उसके बाद जो है सो इस तरह का सवाल पूछा जाए और खास तौर पर पुलिस के सामने यह पूछा जाए कि आपके पूर्व डीजीपी इन्वॉल्व थे, आपने उसमें क्या किया। तो गृह सचिव भले ही कहने लगे कि भाई सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा से संबंधित अपराधों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, ये सारी बात कह रहे थे। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में 285 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। नीट 2024 में 15 को, सिपाही भर्ती परीक्षा जो केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा ली गई थी, इस परीक्षा के पेपर लीक कांड में 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। ये सारी बातें बताई गई, लेकिन जैसे ही उनसे पूछ लिया गया कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में तत्कालीन डीजीपी का नाम आया था, इसमें आपने क्या किया, उसमें उन्होंने चुप्पी साध ली, इधर उधर देखने लगे, अवाक रह गए। बड़ा ही उनकी स्थिति असहज थी, और निश्चित तौर पर यह जो सवाल था, क्योंकि पत्रकार ने पूछते पूछते पूछ लिया, क्या उन्हें बचा लिया गया, आखिर पैमाना क्या था, किसी को बचा लिया जाता है, न्यायालय से क्लीन चिट मिलने से पहले ही किसी अधिकारी को बरी कर दिया जाता है। अब इस तरह के सवाल अगर किसी अधिकारी से पूछ दिया जाए तो अधिकारी तो हक्के बक्के हो ही जाएंगे, क्योंकि उनके सामने तमाम तरह के की बंदिशें होती हैं, उनका पालन करना होता है, सरकार की जो खामियां भी होती हैं उसको क्या वो सामने रख पाएंगे, इस तरह की हिमाकत कौन करेगा। तो ये निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी का सबब था। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें जबरदस्त तरीके से इस बात को पूछा गया, निश्चित तौर पर मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस तरह का सवाल पूछते हैं और जिससे हुक्मरान जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह काबिल तारीफ है, और जिसने भी इस तरह का सवाल पुलिस महकमा में रखा, अधिकारियों से पूछा, क्योंकि गलत कोई भी करे कानून की निगाह में तो वो गलत ही होता है। तो आखिरकार कानून का संरक्षक ही गलत चीजों में इन्वॉल्व पाया जाए या उसका नाम आता है तो भाई आपको क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना, तभी तो आप ऊंचे आदर्श कायम कर पाएंगे लोगों के दिलो दिमाग में कि आखिरकार भाई अपराध कोई भी करे वो बच नहीं पाएगा, अगर उसका नाम आता है तो उसके खिलाफ जांच भी होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय होगा सही क्या है गलत क्या है। तो वही बात हुई कि आखिरकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी शोर शराबा हो गया, अजीब सी स्थिति हो गई, तमाम पुलिस के हुक्मरान आला अधिकारी बंगले झांकने लगे, और जो साहब जवाब दे रहे थे अरविंद चौधरी जी, उनके लिए निश्चित तौर पर बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन था। बिल्कुल, इसीलिए सवाल पूछे जाते रहने चाहिए, जवाब भी आते रहने चाहिए, पर जवाब अक्सर नहीं आते हैं सवाल, मगर फिर भी पूछे जाते रहने चाहिए। बाकी बिहार में क्या कुछ चल रहा है आरजेडी के अंदर, और योजना, महिलाओं से जुड़ी योजना जो है 2500 रुपये वाली, उसकी नीतीश कुमार क्या काट निकालते हैं, इस पर हमने चर्चा की। लगातार आपको ऐसे बिहार की तमाम जो राजनीतिक चर्चाएं हैं जो गली नुक्कड़ों पर चल रही हैं, राजनेताओं के बीच चल रही हैं, वो आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।